रीबर्थ ऑफ माय डेमन प्रोफेसर। एपिसोड 20। दानिया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके उसे देखते हैं और परेशानी भरी आवाज में, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैंने क्या किया है, सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से में क्यों दिख रहा है मुझे। दानिया इस बात को सुनकर धनुष अपनी गहरी आवाज में, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुन रहा था। और कुछ है तुम्हें और ब्रेकफास्ट चाहिए तो खा लो, मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर वो खुद से ही, अभी इसे क्या हुआ है, ये क्यों इतनी ज्यादा अजीब बातें कर रहा है, इस इंसान का मुंह मूड कब चेंज होता है पता भी नहीं चलता, और ऊपर से इसका बात करना भी बहुत ज्यादा अजीब है। भगवान ही जान मैं कैसे हैंडल करूंगी। इस इंसान को पूरी जिंदगी समझ नहीं आता, इसके मूड भी इतने ज्यादा चेंज होते हैं। जितने मेरे पीरियड्स के वक्त नहीं होते, ये तो उससे भी ज्यादा जल्दी मूड चेंज करता है और बताता भी नहीं है कि हुआ क्या है। खुद से ही इतना कहकर वो वहां से अपना सर हिलने लगती है और वहां से वो अपनी बैग को लिए जाने लगती है बाहर, जहां पर धनुष ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। धनुष ने अपनी मर्सिडीज को निकाल दिया था, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। जैसे ही वो अपने छोटे खरगोश को देखा है और वही उसके ऐसे मूड चेंज होते हुए देखा, वो खुद से ही, आखिर इस हुआ क्या है, कुछ कहा क्यों नहीं रहा है, ऐसे ही चला गया, एक बार भी कुछ बात नहीं कि पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी इसे, और अब तो शादी को मुझे लगता एक दिन भी नहीं हुआ, पता चले और इसके मूड चेंज होने लगे, फ्यूचर ही जाने मेरा कैसा होगा। खुद से ही इतना कहकर वो अपना सर हिलने लगती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, मारिया अपने फार्म हाउस के कमरे में था। उसके साथ तानिया भी थी, जो सोकर उठ चुकी थी। उन दोनों के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे। तानिया अपने ऊपर शर्ट को डाले हुए गुस्से भरी आवाज में, तुमने सच में बेशर्म होते जा रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि तुमने कुछ बिजनेस क्लाइंट से रिलेटेड बात करनी है और तुम यहाँ पर मुझे इसके लिए बुला रहे थे, और एक तो तुम मुझे यहाँ पर परेशान करो, मेरी कमर दर्द कर रही है, और वह छोड़ो, मेरा सर कितना दर्द कर रहा है तुम्हें पता भी है। कहते हुए वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। मौर्य कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे अपने गोद में बैठकर अपने गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए, बहुत जल्दी ही गुस्सा कर लिया तुमने मुझ पर, थोड़े से गुस्से को अपने आप को संभालने के लिए दे दो, और वैसे भी अब तो हम दोनों की शादी वाली है, इस गुस्से को संभाल कर रखना, शादी के बाद सुना है लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, मूड बहुत जल्दी ही चेंज हो जाते हैं। कहते हुए वो बड़ी मासूमियत के साथ उसे देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, मुझे ना तुमसे यह बात करना ही नहीं चाहिए, तो तुम सच में बहुत बुरे हो, मुझे लगता है तुम्हें ना समझ जाना ही बेकार है, खुद तो टाइम पास करते हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर सारी प्रॉब्लम तो मुझे है, क्योंकि घर पर जाकर मुझे पापा से बात करनी होगी। तुम तो जानते ही हो शादी के वजह से वो कितने ज्यादा अपसेट है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ऐसे जाऊंगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे या कुछ, और पापा परेशान है क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो होता नहीं है, बल्कि मैं उनके लिए ये सब कर रही है। कहते कहते वह खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर परेशानी थी और वही उसके चेहरे की परेशानियों को देख मौर्य उसके बालों को सहलाते हुए, परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ वक्त की बात है, सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें, अब तो सब कुछ सही है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब धनुष के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इस बार उसके चेहरे पर उदासी थे, परेशानी थी, जिसे देखकर तानिया उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर, तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में सोच रही हूं? और वैसे भी मुझे पता था फ्यूचर में कभी भी हम दोनों एक साथ नहीं होने वाले हैं। अगर हमारी शादी भी हो गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद से मैंने उसके साथ गलत किया है। मैं बहुत सोचा इस बारे में, एक बंधे हुए रिश्ते से ज्यादा उसे खुश रखना ही बेहतर है, उसे रिश्ते में बांध कर मैं कब तक उसके सहारे पूरी जिंदगी रहती, ना वह कभी खुश रह पाता और ना ही मैं कभी खुश रह पाती, बस खुद को सेटिस्फाई करती है कि मैं जिसे चाहा है वह मेरा है। यह एक झूठा होता मेरे लिए, क्योंकि यह सच बनी नहीं, पता बस मेरा है, ये समझकर मैं पूरी जिंदगी अपने आप को झूठ में रख देते, और इससे मुझे तकलीफ होती, शायद मैं तकलीफ के बारे में सोचती भी नहीं, पर फिर भी मेरा दिल मुझे हमेशा यही कर सकता कि मैं गलत किया है, मैंने उसके साथ इतना ज्यादा गलत किया है कि मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए था, मैंने खुद के डिसीजन खुद ले लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है और मैं इस गलती को जानबूझकर कर रही हूँ।
खुद को गिल्ट में मैं कदर डूबा देती कि शायद मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती। इस बार उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ एक दर्द था। और वही यह सब देख मौर्य उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर, बस बहुत हो गया, कितना ज्यादा तुम खुद को दर्द में महसूस करने लोगों के, वैसे भी अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। कोई परेशानी है नहीं, धनुष से बात की है मैंने, उसने तुम्हारे जो डिसीजन के रिस्पेक्ट किए हैं क्योंकि तुम्हें एक सही पार्टनर की जरूरत है। धनुष के अंदर वो सारी क्वालिटी थी, पर धनुष के दिल में कोई और थी, ये तुम अच्छी तरह से जानती है। और शायद वो मुझे सोच रहा हूं वो हो सकती है। इस बार मौर्य सीरियस था, और मौर्य के बात को सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगती है। मौर्य उसके बालों को सहलाकर अपनी शांत आवाज में, उसे दिन जो कुणाल के साथ लड़की आई थी, वो शायद धनुष की पहली पसंद हो, पर मेरे दिमाग में यही आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की ही उसकी होने वाली बीवी है। और इस सच्चाई को तुम जितना एक्सेप्ट करो उतना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खुद को तकलीफ देने लगो। फिर वह भी इस डर की बताने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें कभी कभी कुछ चीजों को भूल जाना भी जरूरी है कि जिंदगी ऐसी पर है, टिकी हुई है। तुम जितना उन चीजों के बारे में याद करो कि वो तुम्हें चीज उतनी ही ज्यादा तकलीफ देती रहेगी, और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को तुम्हें बदलने की जरूरत है। मुझे ये तो नहीं पता कि फ्यूचर में तुम दोनों का जब सामना होगा तब कैसे तुम रिएक्ट करोगे, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से मुझे अपना लो। कोई जबरदस्ती नहीं चाहता हूं मैं, तुम्हें चाहिए तो और वक्त ले सकती हूं मुझसे प्यार करने के लिए। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। इस बार उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक रिक्वेस्ट भी थी। उसे बता रहा हूं कि वो उसे ही एक्सेप्ट कर ले। उसके चेहरे की रिएक्शन को देखते हैं और अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेती है। उसके चेहरे के भी रिएक्शन बहुत ज्यादा परेशानी में थे। वो बस उसे देखते हैं और बिना कुछ बोले उसके सीने पर अपने सर को रखती है। वही उसके चेहरे को देख मौर्य उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर के बाद वह दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मौर्य तानिया को फ्रेश होने का कहकर खुद वहां से बालकनी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान अपने कमरे में आता है तो वह देखता है कि वो लड़की अभी सो रही है। उसे ऐसे सोते हुए देखकर उसकी आंखें हल्की हल्की छोटी छोटी हो जाती हैं। वह अपनी आंखों को छोटी छोटी करके, सी ये लड़की आखिर समझती क्या है खुद को, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और वह बड़ी आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर इसे किडनैप किया गया है, यह उसे पता नहीं है। रात को तो कह रही थी इस सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और किसी अनजान के घर पर तो बिल्कुल भी नहीं। और अब तो देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अगर धनुष राजवंशी ने मुझे कहा नहीं होता तब तक इसकी डेड बॉडी ही इसके घर वालों तक कोई नसीब नहीं होती। कहकर वह उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है जो इस समय गहरी नींद में सो रही थी। वह उसके पास आकर उसके चेहरे को देखा है, जहां वह लड़की करवट बदल कर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। वही वह लड़की नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है, जो उसके बालों की लटों को संवार रहा था। उसके इसे करने से हैरान हो गया था। उसके ऊपर वह आ गया था, उसके साथ से वह महसूस कर सकता था अपने चेहरे पर, जिसे महसूस करके वह अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेता है। कहकर वो उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है जो इस समय गहरी नींद में सो रही थी। वो उसके पास आकर उसके चेहरे को देखा है, जहां वह लड़की करवट बदल कर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसे ऐसे सोते हुए देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। वही वो लड़की नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है, जो उसके बालों की लटों को संवार रहा था। उसके ऐसे करने से हैरान हो गया था। उसके ऊपर वह आ गया था, उसके साथ से वह महसूस कर सकता था अपने चेहरे पर, जिसे महसूस करके वह अपनी आंखों को बंद करके एक लंबी सांस लेता है। वो लड़की जो उसके सीने पर अपना कर रखे हुए थी, वो बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उसके गर्दन में अपने दोनों हाथों को डाल चुके थे, और उसने ऐसे उसे पकड़ा था जैसे वो टेडी बेयर हो। प्रधान के लिए ये फीलिंग बहुत ज्यादा नहीं थी। वो बस उसे लड़की को देखना है, जो बेखबर इस सब से कि वह क्या कर रही है। उसकी बाहों में वो सुकून ढूंढ रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो कितनी अच्छी तरह से सो रही है।
प्रधान उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, उसके उंगलियों को रुक जाती है और वो गुस्से में उसे लड़की के बालों को खींचने लगता है। दर्द की वजह से वो लड़की अपनी आंखें खोलने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्रधान गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था और अचानक प्रधान को इतने नजदीक और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो लड़की दर्द सी जाती है और उसे देखने लगते हैं, जो गुस्से में उसे पर चिल्लाते हुए, तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी तरफ खींचने की, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सुनकर वो लड़की की जैसे तैसा करके अपने गले से आवाज निकालकर, वो मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने आपको खींच लिया, वो मेरी नींद में मैं सो गई। प्रधान अपनी ठंडी आवाज में, पहले में मैं करना छोड़ दो, बकरी लग रही हूं और सोते हुए तो पूरी तरह से डायन लग रही हो, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, यहां पर तुम्हें लाया गया है तो काम भी तो करना चाहिए, ऐसे महारानियों की तरह सोना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि यहां पर तुम रह सको, अब निकलो यहां से, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ गुस्से में कुछ करूं, इसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। ठंडी थी और यह सुनकर वो लड़की घबराने लगते हैं, वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, उसके चेहरे पर परेशानियां बढ़ रही थी, वह भागने लगते हैं। प्रधान उसे लड़की को जाते हुए देखना है तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है और इस बार दुर्रानी कॉल कर रहा था। वो कॉल को अटेंड करके, सुबह सुबह कौन मर गया था जो तुमने मुझे कॉल कर दिया? दुर्रानी यह सुनकर कुछ पल की खामोशी के बाद, वो दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। जिस लड़की को हमने किडनैप किया था वो लड़की कमिश्नर के बेटी की दोस्त निकली, इस समय कमिश्नर उसे ढूंढ रहा है। उसे लड़की का नाम आर्या है और इस समय वो एडमिशन लेने वाले हैं। इस बीच कमिश्नर और उसकी दोस्ती होगी। कमिश्नर की बेटी नहीं उसे यहां पर आने के लिए कहा था। उन दोनों की मुलाकात जहां तक पता चली है नैनीताल में हुई थी। उन दोनों के अच्छे दोस्ती बन गई थी। शायद इसकी वजह से कमिश्नर की बेटी बहुत ज्यादा उसको ढूंढने के लिए परेशान हो रही है और कमिश्नर अपनी बेटी के सामने अपने घुटने टेक देता है। हर तरह पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसकी तस्वीरें को लगाया गया है, हमारे कंट्रोल में जितना है उतना हम लोगों ने कर दिया है। कमिश्नर को ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो लड़की आपके पास है, पर क्या उसे लड़की को भेजना है? अगर नहीं तो उसकी डेड बॉडी बनाकर हम दे सकते हैं, जिसे कमिश्नर खामोश हो जाए और कुछ ना करे। प्रधान ये सुनकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, इतनी जल्दी भी क्या है? ढूंढने तो कमिश्नर को, वैसे भी कमिश्नर रास्ते में बहुत आ रहा था। उसकी नजर अगर इसे ढूंढने में चली गई तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे किसी काम पर ध्यान देगा। वैसे मुझे नहीं लगा था कि एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। कमिश्नर का ध्यान आप हट चुका है। उसकी बेटी के पास उसके कोई ना कोई चीज भेजते रहो। लड़की पूरी तरह से घबराने लगे और अपने पापा के पास जाकर बार बार उसे ढूंढने की जिद करने लगे। आर्य के बारे में कोई भी खबर उस तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक मैं नहीं कह रहा हूं, बस उसे घबराता है। कटी हुई उंगलियां भेज दो, साथ में उसे लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे वो दुपट्टा उसके साथ भेज दो। कहते कहते वो अपनी आंखों को बंद कर देता है और गहरी सांस लेकर कॉल को कट कर देता है। पर कुछ तो था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो पर रेलिंग की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, अगर कोई भी उसे लड़की का पता नहीं लग पा रहा तो धनुष ने कैसे पता लगाया उसके बारे में? उसके पास उसकी कौन सी डिटेल गई होगी? क्या वो हम पर नजर रख रहा है या उसे कुछ ऐसा चाहिए जो मिल नहीं रहा है? उसने मुझे उसका पता दे दिया, ये जानते हुए भी कि यह उसके लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। क्या वो मुझे खेलना चाहता है? हम तो नैनीताल में जाकर ही पता चलेगा कि उसके दिमाग में चल कर रहा है। अपने साथ लेकर जाकर देखा हूं कि वहां पर कितनी खुश रहती है। इतना कहकर खुद से ही अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाता है। आर्या भी फ्रेश होकर जल्दी से आ जाती है और बिना उसकी तरफ देखकर भागते हुए क्लोजिंग रूम में चले जाते हैं, क्योंकि इस समय उसने सिर्फ टॉवल अपने ऊपर लपेटा हुआ था। क्लोजिंग रूम में जाकर वो देखी है तो उसके लिए फ्रॉक रखे हुए थे। उनमें से एक फ्रॉक को पहन लेती है और वहां से वो किचन की तरफ जाने लगती है। उसे किचन की तरफ जाते हुए देख आर्य था। प्रधान उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो उसके चेहरे को यूं ही कुछ पर निहाने के बाद अपनी जगह पर खड़ा होकर वहां से गुनगुनाते हुए जाने लगता है। वो जब डाइनिंग टेबल की तरफ आता है तब आर्य ने उसके लिए सलाद बनाया हुआ था और कुछ सर्वेंट ने ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था। वो ब्रेकफास्ट उसके लिए सामने कर देती है, उसे सर्वे करने लगती है।
जैसे वो उसकी सर्वेंट हो। प्रधान भी खाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। आर्या बस अपना सर झुकाए हुए थे। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसे बस जानना था कि वो कब यहां से जा सकती है। प्रधान अपनी नजरें तिरछी करके उसे देखा तो जरूर है, पर वो अपने चेहरे पर कुछ इमोशंस लाता नहीं है। उसका ब्रेकफास्ट होने के बाद आर्या एक लंबी सांस लेकर अपने गले से जैसे जैसे आवाज निकालकर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब तक यहाँ पर रहने वाली हूँ? मतलब मुझे आज नहीं तो कल मेरे घर तो जाना ही होगा ना? और वो सभी परेशान हो रहे होंगे। अगर उन्हें कुछ बताना नहीं है तो एक बार फिर मुझे कॉल करके ये बताने दीजिए कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरे भाई बहन तो रोने लगेंगे। प्लीज भगवान के लिए इस बारे में सोच देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, और अब जैसे कह रहे हैं वैसे मैं सब कुछ कर रही हूं ना, और आपने मुझे किडनैप किया है यह मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं खामोशी से अपना सर झुकाकर, आपके बारे में कोई भी पूछे तो कुछ भी नहीं बताऊंगी, पर मुझे जाने दीजिए, मैं अपना मुंह बंद कर दूंगी। वो उसे बेबसी भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानियां थी। वो बहुत ज्यादा परेशान से उसके सामने खड़ी थी। उसके आंखों से अब आंसू तक आने लगे थे, क्योंकि प्रधान तो उसकी बातों का कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा था। और प्रधान ही सुनकर उसकी तरफ अपनी गहरी नजरों से देखते हुए, क्या मैंने ये कहा है तुमसे कि मैं तुम्हें जाने के लिए हाँ कह दूंगा? और यह अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं तुम्हें जाने के लिए कह दूं। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें किडनैप किया है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आखिर मैंने इतनी बड़ी रिस्क उठाई है तो मुझे क्या दोगे तुम? प्रॉफिट की बातें करते हैं। आर्या ये सुनकर गुस्सा होने लगती है। वो गुस्से भरी आंखों के साथ उसे देखकर, आखिर आपको चाहिए क्या मुझसे? और मैं आपको नहीं कहा था मुझे किडनैप करने के लिए? वो खुद आपसे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैं तो यहाँ पर अपनी जिंदगी संवारने आई थी। मुझे कितने सारे सपने पूरे करने थे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। आर्या की बात सुनकर प्रधान अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ, तुम्हारे चेहरे से ही पता लग रहा था कि तुम्हारे गले में आवाज कैसे रह गई। तुम गुस्से में तो पहले से ही लग रही थी, और अब तो और ज्यादा गुस्सैल हो गई। पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी मुझसे, जो तुमने की नहीं। तुम्हें मुझसे खुद को छुड़ाने की भीख मांगनी चाहिए थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसके सामने खड़ी हो वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें पता है तुम्हारी पहली गलती क्या थी? एम्स आर्या। आर्या की बात सुनकर प्रधान अपने होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ, तुम्हारे चेहरे से ही पता लग रहा था कि तुम्हारे गले में आवाज कैसे रह गई। तुम गुस्से में तो पहले से ही लग रही थी, और अब तो और ज्यादा गुस्सैल हो गई। पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी मुझसे, जो तुमने की नहीं। तुम्हें मुझसे खुद को छुड़ाने की भीख मांगनी चाहिए थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसके सामने खड़ी हो वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें पता है तुम्हारी पहली गलती क्या थी? एम्स आर्या। ये सुनकर वो ना समझे वाले चेहरे के साथ उसे देखने लगती है, और वही उसके चेहरे को देखकर प्रधान अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, पहली गलती यह थी मेरे रास्ते में आने के। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी शख्स को देखकर पता नहीं था कर सकता कि वह कौन हो सकता है? तुम्हारे बारे में मैंने खबर निकाली। तुम्हारी फैमिली के बारे में मैंने खबर निकाली थी। तुमने बहुत कुछ छुपा रखा है अपने बारे में, जो किसी को पता ना चले। क्यों? सही कहा ना? तुम नैनीताल से आता हूं, पर असल में तुम काशी में रहती थी। नैनीताल में तुम बचपन में आ गई, करीब 10 साल की उम्र में, फिर 12 साल की उम्र में तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई। क्यों कहना? आर्या सुनकर उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वो बस उसे खामोशी से देख रहे थी। उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखकर प्रधान अपने होठों पर जूस के गिलास को रख, दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई वक्त होता है। अब वो वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये बड़ी बुरी बात है। तुम्हारे बारे में तुमने हर एक चीज को छुपाने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखें जब मैं अपने ऊपर अच्छी थी, तभी मुझे लगा था कि शायद मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो गलत है, पर फिर भी मैंने अपने दिमाग को शांत करने के लिए तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड्स निकाली। तुमने मेरा आदमी तक को चकमा दे दिया। दुर्रानी को हर एक चीज के बारे में खबर होती है। आज वह भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलते हुए गलती निकाले। मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी जो कह रही थी वो से नहीं लग रही थी। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बात करने का तरीका, अब तक तो कोई लड़की रात भर सोना तो दूर की बात है, वो रो रो कर बुरा हाल कर देती। खुद का ये सोचने पर मजबूर कर देती कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल आते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बताओ कि तुम्हें स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद मेरे पास भेजा क्यों गया है?
और भेजो तो भेजो, तुम्हें ही क्यों भेजा? 1 साल की लड़की, हैरानी वाली बात है, एक स्पेशल ऑफिसर जो अंडर कवर मिशन जिसकी आगे लिमिटेड शायद से 24 या उसके आगे है, उसे छोटी बच्ची संभाल रहे हैं। आर्या ये देखती है कि प्रधान को उसके बारे में सब कुछ पता चला है, उसकी आंखों में देखने लगती है। वो बिना 1 सेकंड गवाए अपने हाथों में चाकू के लिए उसके सामने करते हुए, अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, तो तुम मेरे साथ अब क्या करोगे? मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा है और वो मैंने कर दिया है, बहुत जल्दी है। तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में सबको पता चलेगा, उसके बाद क्या होगा? सोचा है तुमने, चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें जो जान से मार दिया है। तुमने सच कहा, मेरी फैमिली 12 साल की उम्र में मर गए थे और उसे मारने वाली तुम्हारी ही गैंग थी। तुम्हारे ही गैंग में से किसी शख्स ने मेरी माँ और मेरे पापा को मारा है। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर देखो नसीब इतना अच्छा था मेरा कि तुम मुझे मिल गए। और क्या कहा तुमने? एज लिमिट? अगर किसी के अंदर बदले की आग ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और तुम तो ऐसे शख्स हो जिससे मारने के मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहते कहते वो उसे गुस्से बड़ी नजरों से देख रहे लगती है और वही उसकी बातों को सुनकर प्रधान अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ, मुझे उम्मीद तो यही थी कि तुम ऐसा ही कुछ कहो कि पर तुम्हारा निशान गलत जगह पर आकर लग। प्रधान के पास तुम आ गई, जो खुद ही मौत का खेलने वाला है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तुम जिनके लिए यहाँ पर आए हूँ वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुम्हारी फैमिली है, अगर उसे मार दी गई तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारा बदला बढ़ता जाएगा मेरे लिए। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है जिसने उसके सामने चाकू रख दिया था और वो उसे गुस्से भरी नजरों से देख, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती? तुम अगर उनके खिलाफ भी जाने के बारे में सोच रहे हो, होना है उन पर हाथ भी तुमने लगाया तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे साम्राज्य को यही जीते जी नर्क में पहुंचा दूंगी। अब ये बताओ कि वह है कौन और वह कहां पर है? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, तुम भगवान को प्यार हो जाओगे, क्योंकि हमारी जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं जैसे चाहूं वैसे इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी जान में ले सकती हूँ, देखना चाहोगे? कहते हुए उसे देखने लगती है और वही उसकी बातों को सुनकर प्रधान अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसके हाथ को अपने गार्डन की तरफ कर लेता है, जिसकी वजह से उसके गर्दन पर हल्की सी चोट लग जाती है। खून आने लगता है। सभी बॉडीगार्ड्स वहां पर आ गए थे। प्रधान अपने एक हाथ सभी की तरफ दिखता है, जिसे सभी पीछे होने लगते हैं। प्रधान आर्या अपनी गर्दन पर रखे हुए, तुम्हें जो करना है कर सकती हूँ, मैं तो नहीं जाता हूँ तुम्हारे सामने, और अगर मौत से इतना ही मुझे डर होता है तो अब तक मैं अपनी जान कब का खोल देता। मैं कभी भी अपनी जान के बारे में सोचा ही नहीं है। मुझे मौत से खौफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ मुझे मौत आ जाए, वह भी सुकून से, पर आती ही नहीं है, तो इसके लिए मैं दूसरों को मौत दे देता हूँ। ये सुनते हैं आर्या गुस्से आवाज में, तुम्हारी इन्हीं चीजों की वजह से कितने लोगों ने जान दे दी है। पता है तुम्हें तो दूसरों की मौत की कोई भी परेशानी नहीं है, पर दूसरों की मौत उनके अपनों के लिए कितनी ज्यादा बुरी साबित हो सकती है। तुम्हारी वजह से उन अपनों ने भी अपनी जान दे दी। तुमने जिन लोगों को मारा था, पता है उनकी फैमिली की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई थी। तुम्हारे इस खेल की वजह से हर कोई मारा। प्रधान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में बैठकर उसके लाल हुए चेहरे को देख अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने खेल में इतना ज्यादा पागल हूं कि हर किसी को मारता हूं? बिल्कुल भी नहीं, पर जो मुझे सही लगे ना उसे मैं मारना ही बेहतर समझता हूं। मुझे याद दिलाती है ऐसे लोगों के जो अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होते हैं, वो अपनी फैमिली को बर्बाद करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं मारना ही बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मेरी आदत है और बदलना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसकी ऐसी पागल वाली बातों को सुनने के बाद आर्या गुस्से को जैसे तैसे संवारते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ऐसा करना कितने लोगों के लिए दर्द दे सकता है? पर शायद तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों के बारे में पता नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी ही इसके लिए पछतावा होगा, और वह ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पर किस तुम और ज्यादा दर्द में झूलकने वाले हो। जब तुम्हें जेल की सलाखों के अंदर डालकर तुम्हारे साथ वह सब किया जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि दर्द का मतलब क्या होता है। उसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी, और प्रधान जो उसके हर एक बात को सुन रहा था, उसके होठों पर मुस्कुराहट के साथ, क्या तुम्हें लगता है तुमने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके बाद कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकते हैं? चलो आज हम पूरा दिन देखेंगे कि कौन तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है।
तुम जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन होने दे सकती हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन मुझे हाथ लगा सकता है। तुम्हें आज जिंदगी का एक अच्छा सबक सिखाता हूं। भरोसा करने का मतलब कितना ज्यादा बुरा होता है। हर किसी का परिवार होता है। तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी परवाह नहीं है। जो आते ही मेरे रास्ते में आने के बारे में सोच लिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो कर रही हो उसके बाद क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता होगा? तुम्हारी घर को तो उसे अब तुम्हारे परिवार को दर्द मिलने वाला है कि पैसों के आगे कौन कौन अपने घुटने टेक देता है। ऐसा हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकता है। कहते हुए वो हंसने लगता है और फिर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को उसके सामने करके, तुम हर किसी को कॉल कर सकती हो। आज पूरा दिन तुम्हारे पास मेरा मोबाइल रहेगा। इसमें कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज तुम्हारे सामने है, लोग भी मैंने खोल दिया है। कहकर वो उसे चेयर पर बैठा देता है और सर्वेंट की तरफ देखकर, मैडम को खाना बहुत अच्छी तरह से खिलाओ। पूरा दिन परेशान हो जाएगी खाने पर, इसका ध्यान नहीं हटना चाहिए। पेट भरकर खाना दे दो। जूस हो या चाहे फ्रूट्स हो, वो सारी चीज खानी चाहिए। आखिर मेरे घर में आए हैं और मैं ऐसे ऐसे बैठने कैसे दे सकता हूँ, और भूखे पेट में किसी को रखना ही नहीं हूँ। कहकर वो उसे चेयर पर बैठा देता है और सर्वेंट की तरफ देखकर, मैडम को खाना बहुत अच्छी तरह से खिलाओ। पूरा दिन परेशान हो जाएगी खाने पर, इसका ध्यान नहीं हटना चाहिए। पेट भरकर खाना दे दो। जूस हो या चाहे फ्रूट्स हो, वो सारी चीज खानी चाहिए। आखिर मेरे घर में आए हैं और मैं ऐसे ऐसे बैठने कैसे दे सकता हूँ, और भूखे पेट में किसी को रखना ही नहीं हूँ। जाने लगता है तभी कुछ उसके दिमाग में आ जाता है। वो पीछे मुड़कर उसे देखकर, उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ सबक सीख लो। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई अपनी आंखें बंद कर ले, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और वो बेवकूफ तुम हो, आंखों के सामने सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी आंखों को बंद करके हाथों में लेकर चली गई, आंखें खुली होकर भी आंधी बनी रही। सुनकर वो बस उसे देखते ही रह जाती है, जो वहां से जा चुका था। वो वहां से जाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, तो वह गार्डन की तरफ चला जाता है। गार्डन में आकर सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले हुए बैठ जाता है। होठों पर सिगरेट को रखकर किसी को कॉल लगता है। उसके पास 2 मोबाइल थे। वह किसी को कॉल लगता है तो सामने से कॉल अटेंड होता है, जिससे वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराने के लिए, तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे पास आ ही गए होंगे। वैसे मुझे यह नहीं पता था कि पैसों से तुम्हें भी खरीद सकता हूं मैं। आखिर तुमने ही तो सारा प्लान बनाया था, और तुम ही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। ये सुनकर सामने वाला हंसने लगता है। वो हंसते हुए, साहब आपको तो पता है पेट के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। पैसा मिल रहा है तो बच्चों को अच्छे स्कूल में डालकर अच्छे से उनकी जिंदगी बना लूंगा। आपको जो करना उसे लड़की के साथ कर सकते हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट या सारी चीज में हवा दी गई, जिसके बाद किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी, और मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगा। इस पर वो कुछ कहता नहीं है। वो कॉल को कट कर देता है। और वैसे ही सामने देख बड़ी अजीब तरह से, उम्मीद थी कि तुम कुछ और ही करोगे, लगा था कि तुम बहुत ज्यादा सीनियर हो। पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होंगे, पर तुम तो पैसों के सामने अपने घुटनों को देखने लगे। तुमने पैसों के सामने झुकाना सीख लिया। तुमने ये बता दिया कि तुम्हारे लिए पैसों के आगे कुछ नहीं है। पैसे नहीं तुम्हारे लिए जरूरी है। और ये देखकर मुझे हंसी आ रही है। वह तो बदला पूरा करने के चक्कर में आ गई, इस बात से अनजान की कितनी बड़ी गलती उसने की है, और बेवकूफ बनाकर वो अपने आप को ही बड़ी मुसीबत में डाल रही है। कहते कहते वो हंसने लगता है। वो बड़ी अजीब तरह से हंसते हुए, कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी नहीं होगा जो उसकी मदद करेगा। वो रोने लगेगी, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं है जो उसे सहारा दे। कम उम्र में है, इंसान को अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, पर यहाँ बदला बदला और बदला, इसके अलावा क्या आता है। इससे ये लड़की भी ना, पर इसके अंदर इतना ज्यादा दिमाग है। किसने सारी चीज छुपाने में हर एक चीज कर दी, किसी को कुछ पता लगते ही नहीं दिया। अगर कमिश्नर मुझे बताता नहीं तो शायद मुझे भी पता नहीं चलता कि आखिर यह है कौन। इतना कहकर वो हंसने लगता है और अपने मोबाइल को देखने लगता है। तभी उसके पीछे से दूर जाने उसके सामने खड़ा होकर अपना सर झुकाकर, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो गलत निकलेगी। वैसे सारी चीज हमारे कंट्रोल में तो है ही, पर अब आगे क्या करना है? नैनीताल में जाने प्राइवेट जेट अरेंज करने के लिए कह दो। अगर आप चाहो तो मैं अभी हूं उसे लड़की को। इतना ही कहा पाया था कि प्रधान अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें करने का शौक है? क्या चाहते हो मेरे हाथों से अपनी जान गंवान? जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक तुम्हें कुछ करने के लिए मैंने कहा नहीं है।
अब तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। प्राइवेट जेट अरेंज करो और वहां पर जाने के लिए सारी तैयारी करते रहो। मुझे वहां तक सभी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी खबर रहने नहीं चाहिए। दुर्रानी यह सुनकर अपना सर झुकाकर वहां से चला जाता है और वही प्रधान अपने मोबाइल को देखकर उसे गोल गोल घूमने लगता है। धनुष अपने साथ अपनी छोटी खरगोश को लेकर आ जाता है। कॉलेज में वो पार्किंग जहां पर स्पेशली प्रोफेसर के लिए रख बनाई गई थी, वहां पर वो अपनी मर्सिडीज को रोक देता है। तभी दानिया जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाने वाली थी, तभी वो उसकी कमर को पकड़कर अपनी गोद में उसे बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए, लगता है तुमको ज्यादा ही परेशान लग रही हो। इतनी ज्यादा परेशानी वह भी मुझसे शादी होने के बाद ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम तो मेरी बीवी हो और तुम्हें परेशान होना सही नहीं है। दानिया ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। वो उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अच्छा तो फिर तुम जो कर रहे हो वो सही है। तुम अपनी हरकतों को जरा समझने लगो, वही काफी है। एक तो तुम अपने मूड चेंज करते हो, तुम्हारे गुस्से का कोई भरोसा नहीं कर पाता है, कब जाता है। कुछ देर पहले तुम ही थे जिसे अपना मुंह दूसरे तरफ कर दिया था और गुस्से में देख रहे थे, और अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे सारी गलती मेरी है, मैं ही कुछ कर रही है। कहकर गुस्से नजरों से देखने लगती है और धनुष उसके चेहरे को देखकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ, यह मेरा मूड है जिसे तुम्हें हर वक्त संभालना है। ये हर 2 सेकंड चेंज होता है, इसे तुम्हें संभालना है। मुझे नहीं लगता कैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। आखिर तुम बीवी हो मेरी, इतना तो कर ही सकती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह अपनी आंखें छोटी करके, मतलब क्या है तुम्हारा मूड में सहती रहूंगी, और यह इतनी अजीब, मुझसे तो उम्मीद करना छोड़ दो। ये बेकार है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और रही बात प्रॉब्लम की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तुम्हारा यह एटीट्यूड, तुम्हारा यह मूड चेंज करना, और यहाँ तक कि यह शादी जिसके लिए मैं तैयारी नहीं थी, गले में बंधा हुआ पटा है मेरे लिए, जिसे मैं जागे तक ले जाना पड़ रहा है। उसकी आवाज में गुस्सापन और रुखपन दोनों ही था, और वही यह सब सुनकर वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या सच में इतनी जल्दी ही तुमने हर एक चीज का पता लगा दिया? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ और उतना ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया हूँ। तुमने सही कहा, ये तुम्हारे गले में हमेशा एक पत्ता नहीं, इसे तुम अपनी कैद समझ सकती हो, या जंजीरें जो मैंने तुम्हारे गले में बांध दी है। अब कॉलेज में तुम आ गई हो, तो कॉलेज में तुम्हें ज्यादा किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा भाई है क्यों ना हो। कहकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। कुछ पल की बात वो उसे अलग हो जाता है। दानिया ने रोका बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसका कोई फायदा तो था नहीं। अपना सर हिलाकर खुद को शांत करती है और वही वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। गेट के अंदर दोनों ही आते हैं। वैसे ही दानिया बिना उसकी तरफ देख उससे दूरियां बनाकर जाने लगते हैं। उसके चेहरे पर परेशानियां साफ साफ देखे जा सकती थी, और उसके चेहरे से पता लग रहा था उसके साथ जाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचकर वो उसे और ज्यादा दूरियां बना लेती है, और वो जितना हो सके उतना ज्यादा उसे दूर दूर भागने लगती है। धनुष उसे देख तो रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ सिर्फ उसे देख रहा था। जब उससे दूर हो गई थी, उसे ऐसे जाते हुए देखा, वो बस अपना सर हिलाकर अपने मोबाइल को लेकर वहां से जाने लगता है। कुणाल धनुष को देखकर एक जगह पर खड़ा होकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए, आने से पहले ही बच गया, नहीं तो भैया का आज कोई भरोसा नहीं है। उनकी नजरों में आने से पहले ही वो मेरी जान ले लेते। पता नहीं आखिर उन्हें हुआ क्या है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए हैं। और उनका गुस्सा तो आप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, उन्हें थोड़ी भी रहम नहीं है। अब तो इनसे मिलने के लिए मुझे ऑफिस में भी जाना है, और पता नहीं वह क्या करेंगे। उसे वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और उतनी ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है कि कहीं मुझे डिटेंगे ना। अगर इन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा। सोचते सोचते वो लगभग रोने वाला चेहरा बनाने लगता है, और खुद को जैसे तैसे करके शांत करते हुए वो वहां से चला जाता है। वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ आता है, तभी उसे दानिया दिखती है। वो किसी पर ध्यान दिए उसकी तरफ चला जाता है। वो भागते हुए उसके सामने ही खड़ा हो जाता है, जो रुद्रांशी की तरफ बढ़ रही थी। और वही कुणाल को देखकर वो आंखों को छोटे छोटे करके, अब क्यों आए हो? परेशान करने के लिए, तुम्हारी वजह से पता है कितनी ज्यादा मुसीबत में फंस चुकी हूं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो अपनी जिंदगी जी रहे हो, पर पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे शैतान भाई ने तो लगभग मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों है तुम्हारी बात मान लेती हूँ।
और तुम तो इतनी ज्यादा गए गुजरे हो कि एक बार भी तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा ही प्रोफेसर तुम्हारा भाई है। मैंने कितनी बार पूछा तो तुमने क्या बताया था कि वह मुझे मिलेंगे नहीं। मुझे क्या पता था कि यह सब होगा। मैं ना पागल लोग की तरह तुम्हारा सरनेम और धनुष का सरनेम दोनों का सरनेम मैच करके नहीं देखा। मैं बेवकूफ थी और देखो मेरी बेवकूफी का ये सब हो रहा है। वो शिकायत कर रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल लाल हो रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसे मारना शुरू कर देगी। कुणाल ये सुनकर अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रखकर बड़ी मासूमियत के साथ, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो मासूम सा बच्चा हूं जिसे इन लोगों ने मुसीबत में डाल दिया है। सच कहूं तो मैं खुद भी परेशान हूं। तुम्हें तो लगता है कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं। भैया ने बुलाया मुझे ऑफिस में और मैं इतना जानता हूं वह ऑफिस में बुलाकर मेरी पूजा तो नहीं करेंगे, अच्छी खासी मेरी क्लास लगा लेंगे। पता नहीं आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। हर एक चीज में ये लोग मुझे परेशान करने के लिए चले जाते हैं। मैं तो भलाई का सोच रहा था पर उन्होंने मेरी भलाई कहाँ दिखती है। उन्हें तो यही लगता है कि मैं उन्हें धोखा देता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो और यह बताओ कि सब कुछ ठीक तो है ना। कुछ भी नहीं कहा है ना भैया ने? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, ने माँ से कह दूंगा। दानिया ये सुनकर जल्दी से, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? और तुम्हारी माँ को अगर ये सब पता चल जाए तो पता है वो कितनी ज्यादा नाराज हो जाएगी तुमसे। तुम सोच भी कैसे सकते हो इस बारे में? ये कितनी ज्यादा मुसीबतें बढ़ा सकते हैं तुम्हारे लिए। तुम तो सच में बेवकूफ हो और बेवकूफी वाली हरकतें करने बैठो। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीख लो। अगर ये सब तुम करते रहोगे तो पता क्या होगा फ्यूचर में। और आंटी मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रही होगी, यह इसके बारे में तुमने सोचा है? तुमने भले ही उनसे कुछ कहा नहीं होगा पर वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुमने तो मुझे मरवाने की पूरी साजिश बना रखी है। अब तो मुझे परेशानी हो रही कि मैं जब फ्यूचर में उनसे मिलेगी तब क्या होगा। कुणाल उसे इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर उसे शांत करते हुए, परेशान क्यों हो रही है? फ्यूचर में मिलो मत। और वैसे भी ऐसा कौन सा फंक्शन होने वाला है जब तुम मेरी माँ से मिलने वाली हो? ज्यादा सोचो भी मत। अगर कुछ हुआ तो ही हम मिलने जाएंगे ना। कुणाल की ऐसी बातों को सुनकर वो कुछ सोचने लगते हैं। वो कुछ सोचते हुए, शायद से तुम्हारी बातें सच हो पर फ्यूचर में उसके साथ मेरी मुलाकात हो जाएंगे। और जब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा तो मुझे लगता है तुमसे इस दुनिया में ज्यादा शौक कोई नहीं होगा। और सबसे बुरी बात तो तुम पीटने तो बहुत अच्छे वाले हो। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मेरी दोस्त के साथ। वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। दानिया ऊपर से नीचे तक गौर से देख रही थी और कुणाल उसे ऐसे देखते हुए देखकर अपने दोनों हाथ अपनी शरपट पर रखकर, क्या कर रही हो? मेरी इज्जत लूटने की प्लानिंग तो नहीं बना रही हो ना? देखो एक लॉयर हो तुम, तुम्हें पता है ना रेप के केस में क्या क्या मिलती है सजा। और मैं तो लड़का हूं, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो भी कोई बोलेगा नहीं मुझे। सब लोग तो मुझे ही बोलेंगे कि मैं ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। उसकी बेतुकी बड़ी बातों को सुनकर वह अपने सर को अपने हाथों से पीटते हुए, मैं ना एक दिन तुम्हारी जान लेने के बारे में जरूर सोचूंगी और उसे दिन में तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़े। पागल इंसान, मैं तो बस तुम्हें देख रही थी और मुझे बस तुमसे ये पूछना था कि तुम सिंगल हो, मतलब तुम्हारी कोई ऐसी लाइफ टाइम वाली गर्लफ्रेंड या कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम इंतजार कर रहे हो। ये सुनते ही वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। मैं ढूंढ तो रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है? अगर ऐसा है तो जरूर हम दोनों बन सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दानिया जोर से अपनी लात मार देती है जिसे कुणाल रोने वाली शक्ल बनने लगता है। वही उसे ऐसे देखकर वो अपने होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए, चलो तुम्हें अकल तो आगे, मैं मेरी बात नहीं कर रही थी, मैं किसी और की बात कर रही थी। छोड़ दो, तुमसे बात करने का कोई फायदा है ही नहीं। फिलहाल तो तुम सिंगल हो, वही काफी है। उसे मैं बता दूंगी कौन सा तुम गर्लफ्रेंड रखने वाले हो। मुझे भी समझ नहीं आता तुम्हारे जैसे बेवकूफ के पीछे कौन पागल हो सकता है। जिंदगी बर्बाद करके मानेगी यह लड़की, पता नहीं क्या किया था। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, रुद्रांशी के साथ क्या हुआ था? सब कुछ ठीक तो है ना? वो सीरियस थी इस बार। और वही उसके बात को सुनकर कुणाल अपना सर हिलाते हुए, हाँ, कुछ चोरों ने उसकी कार के मोबाइल्स, वॉलेट सब कुछ लेकर गए थे। पैसे सुबह ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दी गई है और शायद अब तक तो उसके घर पर सारी चीज आ गई होगी। तुम्हारी दोस्त तो पागल है और बेवकूफी की तो कोई हद ही नहीं है। कौन रात को किसी की मदद करने के लिए से बाहर निकलता है?
वह भी सुनसान सड़क पर। और कोई अगर औरत ऐसे आप भी गई तो पहले सोचना चाहिए ना कि वह ऐसे अकेले क्यों है और ऐसी बैठी क्यों है। यहाँ पर मदद करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो एक लॉयर है, इसका फायदा उठाकर उसकी जान भी लेने के बारे में कोई एक बार भी नहीं सोचेगा। पागल लड़की है, खुद मरवाने वाली है खुद को। कुणाल की सारी बातों को सुनकर वह बस खामोशी से अपना सर हिला देती है। वही कुणाल उसे देखकर, वैसे अगर टाइम हो तो हम सभी दोपहर में लंच कर सकते हैं। मुझे लंच भी करना है और कुछ काम भी था तुम लोगों से। दानिया ये सुनकर उसे आंखें दिखाई है तो वह अपना हाथ जोड़ते हुए, तुम गलत समझ रही हो बच्ची, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस 2 मिनट का काम था उससे। वो दरअसल उसकी कामें किसके हैं या उसके हैं, फिलहाल तो यह उसकी फैमिली के सामने ना आए कि मैं थोड़ा बहुत मैटर हैंडल भी कर दिया है। पर इसका मतलब यह नहीं है ना कि मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा ना कि वह आए किसके हैं। अगर वह ले भी रही होगी तो मुझे उसके फैमिली को बताना ही होगा। आखिर वह इतनी बड़ी गलती कर रही है, उसे सुधारना भी तो चाहिए। उसके फैमिली को और पता भी होना चाहिए कि वो ये सब चीज लेती है। दानिया ये सुनकर बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? वो ड्रग्स लगी, यह पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो ड्रग्स का नशा तो दूर की बात है, वो ड्रिंक तक ज्यादा नहीं करती है। और ज्यादा क्या, मैंने तो आज तक उसे ड्रिंक करते हुए देखा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह सब वह करती होगी। क्या पता उन लोगों का होगा और उन लोगों ने वहां पर रखा होगा। शायद ये कोई उनमें से होगा। तुम अगर ऐसे उससे पूछोगे तो मुझे लगता है इससे वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं इस बारे में उससे बात करूंगी थी, पर लंच करना चाहोगे तो लंच कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से वो जो गई है। कुणाल ये सुनकर अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, अगर उसकी जगह कोई और होता तो भी मैं उसे बचा ही लेता। आखिर मेरे अंदर इंसानियत है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। उसे संभाल कर रहने के लिए कह दो। वैसे भी बेवकूफ़ी भाटिया हरकतें वो करती है और तुम तो उसकी माँ बेवकूफ़ी हो। वैसे तुम्हें बताना भूल गया, वो 2 लाशें देखो हमारे कॉलेज के सामने थे। उनके बारे में न्यूज़ में आने लगा है और पता लगा है कि उन लोगों के कनेक्शन एस खन्ना कंपनी के साथ उनका बेटा आर्यन खन्ना का कुछ इसमें मैटर आ रहा है। और तुमने जो बताया था वो सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। उसे आदमी को भी बाहर निकाल दिया गया है, पर उसे आदमी ने अपने लिए जस्टिफाई मांगा है कि उसकी बीवी और बच्चे के साथ इतना सब कुछ हुआ है। तो फिलहाल तो उसकी बीवी और बच्ची उसे मिल तो गई है और अंतिम संस्कार भी शायद हो गया होगा। फिलहाल तो इतना ही पता चला है, कोई है जिसने ये सब अंधेरे में छुप कर किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।